हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। बच्चों, चैप्टर हमने स्टार्ट किया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो पढ़ा रही हूँ पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। नीट, जेई, क्लास 12, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या कोई भी टाइप का बोर्ड हो, है ना, कंप्लीट एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहा है और डिटेल में चल रहा है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, है ना। उसमें मैंने ग्रुप 15 की इंफॉर्मेशन दी थी। मैंने आपको कहा था ग्रुप 13 और 14 तो कक्षा 11 में पढ़ के आए, ग्रुप 15 से क्लास 12 में पढ़ना था। तो बच्चे ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, तो हमने नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स लिखे थे, है ना। मैंने आपको बताया था नेहा, पूजा, असलम सब बीमार, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फिर हमने कहा था नाइट्रोजन गैस है, फॉस्फोरस मोम जैसा ठोस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो सॉलिड्स हो गए। फिर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ तो नाइट्रोजन आपका गैस है, नॉन मेटल, फॉस्फोरस आपका सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड है, वो भी नॉन मेटल, लेकिन आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड है, बिस्मथ। और उसके जस्ट नीचे 115 पे एक तत्व आया था जिसको आपने कहा था मस्कोवियम, Mc, है ना, वो भी आपका मेटल है। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जनरल नॉलेज तो हमने ले लिया था कि ठीक है, फिजिकल स्टेट है, नाइट्रोजन प्रकृति में कहाँ मिल रहा है, भू प्रॉपर्टी में, अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन किस रूप में मिल रहा है, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन किस रूप में मिल रहा है, फॉस्फोरस किस रूप में मिल रहा है, फॉस्फोरस के अयस्क याद है कि भूल गए, फॉस्फोराइड, क्लोरेपाटाइट, फ्लोरेपाटाइट, ये सब कुछ पढ़ा दिया था। ठीक है, फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता है परमाणु आकार बढ़ेगा, आयनन विभव घटेगा, है ना। और विद्युत ऋणता तो हमने कहा था विद्युत ऋणता और एटॉमिक साइज जो है वो इन्वर्स होते हैं। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता इस ग्रुप में सबसे ज्यादा है, यानी 3.0, फॉस्फोरस की 2.1, है ना। फिर आर्सेनिक 1.9 और 2 और फिर 1.9, 1.9 इस तरह से। ठीक है, तो 3 फिजिकल प्रॉपर्टी भी जानी थी। फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी लेक्चर पे चलते, उसी क्लास पे लास्ट जो हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, समूह 15 के तत्वों के रासायनिक गुण में हमारे पास है ऑक्सीकरण अवस्था। अब बच्चे जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, समूह 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास तो हमने देखा था NH2NP3, मतलब S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने, तो हम कहेंगे 5। तो भाई इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चे किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और अगर हम उनको एक्साइटेड में ले जाए, है ना, जंप करवा के उत्तेजित अवस्था में ले जाए, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो कि अयुग्मित है उनके बराबर क्या होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। या इन जनरल बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उतनी होती है। तो हम कहेंगे भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5। और मिनिमम की बात करें तो बच्चे -3। अष्टक पूरा करने के लिए आपको कितने चाहिए, तो आप कह रहे 5 तो हमारे पास है, 3 दे दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ले लो इलेक्ट्रॉन, मतलब -4 जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने पे। और कितने चाहिए, 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3। क्लियर। अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ें कि भाई इस ग्रुप के और मेंबर्स की बात करें। देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताओ समूह 15 के तत्वों का, तो तुम कहोगे भाई सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास तो ये है NH2NP3, यानी कि इनके S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम कहेंगे भाई इनके S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और इनके P कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम कहेंगे कह तो रहा है बेचारा NH2NP3, यानी P कक्षक में इनके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब नाभिक का क्या काम है, तो हम कहेंगे नाभिक का काम है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। N मतलब नाभिकीय, A मतलब आकर्षण, और आप कह सकते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं ग्रुप 15 के मेंबर्स लिखती हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है, तो हम कहेंगे बिस्मथ। ठीक है, तो बच्चे ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है। अब सिर्फ लास्ट के 3 एलिमेंट्स का गेम समझो, इस ग्रुप में भी है, अगले में भी है, कार्बन फैमिली में भी था, है ना, तो नहीं अगले में नहीं मिले, कार्बन फैमिली में था, बोरॉन फैमिली में था, और इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, तो हम कहेंगे S में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ले देखिए P में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब लास्ट के 3 एलिमेंट तो तुमको अच्छा ये कह रहे हो आप आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब बच्चे विन्यास की बात करो, इसका विन्यास था 2s2 2p3, इसका विन्यास है 3s2 3p3। मैं सिर्फ बाह्यतम कोश का विन्यास लिख रही हूँ,
अंदर जो है वो तो है ही। फिर बच्चे इसका विन्यास है 4s2 4p3 5s2 5p3 और नेक्स्ट है 6s2 6p3, ठीक है, 2s 3s 4s 5s और 6s। तो बच्चे लास्ट के 3 एलिमेंट में देखो, फॉस्फोरस से आर्सेनिक में आए तो नाभिक के आकर्षण 18 इकाई से बढ़ गया, क्योंकि जो लगा 4s बता तो 3d भर ही गया। आर्सेनिक से एंटीमनी फिर से 18 से बढ़ गया, और एंटीमनी से बिस्मथ तो कितने से बढ़ गया, 32 से। तो हम कहेंगे अंतिम 3 तत्वों की बात करो तो बच्चे अंतिम 3 तत्व है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनमें बाह्यतम कोश तो एक एक इकाई से बढ़ता है ना बच्चे। इनमें बाह्यतम कोश देखो 3 का 4 हुआ, 4 का 5 हुआ, 5 का 6 हुआ, तो इनमें बाह्यतम कोश तो एक एक इकाई से बढ़ता है। लेकिन नाभिक के आकर्षण तो तुम कहोगे 18, फिर 18 और तो 18 में 18 ऐड होगा और फिर तो हम कहेंगे 32। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भाई ये जगह तो इतनी है ना, ये हमारा रूम है मान लो, ठीक है, n बराबर मैं कह दूं कि भाई बाह्यतम कोश यहाँ पे कितना है, 3 से 4 है ये, ठीक है। तो यहाँ जितना भी आकर्षण था मैंने 18 प्रोटॉन और बढ़ा दी, तो ये तो आकर्षित कर ही रहे थे, एक का एक 18 बढ़ गए। अब मैंने कहा कि नहीं, जगह सिर्फ एक हल्की सी आगे बढ़ो, एक कोश आगे बढ़ो और 18 जने मैं और जोड़ देती हूँ इनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो तुमको यही 18 का काम भारी पड़ रहा था, आपने शेल तो एक ही बढ़ाया, ये 18 बढ़ा दी। और मैं कहूँ कि एक रूम और बढ़ाओ, 6 कर दो, लेकिन ध्यान रखने वाले 32 कर दो, अट्रैक्शन वाले 32 कर दो। तो तुम कहोगे ये 18 वैसे ही ज़्यादा थे, फिर यहाँ तो देखो 18 18 डबल हो गए ना, फिर यहाँ तो भाई 18 18 और ये 32 एक्स्ट्रा। तो कोश तो बढ़ा रहे हो एक एक इकाई से, आकर्षण बढ़ा रहे हो 18 18 और 32, जो कि बहुत ज़्यादा है। 8 का ही मान के चलते हम कि 2 लगातार है ना, 2s से 3s है तो क्या 8 का है, s और s2p6 प्रोटॉन 8 से ही बढ़ते। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जब d बढ़ता है तो 18 से, फिर और d बढ़ता है फिर 18 से, और f बढ़ गया तो 32 से। तो लास्ट के 3 एलिमेंट्स यानी कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में नाभिकीय आकर्षण 18 18 32 इकाई से बढ़ता है, जबकि क्या बोलेंगे बाह्यतम कोश तो एक एक इकाई से बढ़ता है। अब इससे क्या हुआ, तो बच्चे ये s इलेक्ट्रॉन है, ये p इलेक्ट्रॉन है, s कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक होते हैं, यानी ये ज्यादा आकर्षण जो है वो महसूस करते हैं, इनको अट्रैक्शन लगेगा ज्यादा। p वाले ठीक है थोड़ा कम। तो आखिर में तो इतनी हालत हो जाती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ बिस्मथ, तो बिस्मथ में तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बंध निर्माण में भाग लेते ही, तीनों में ही ऐसा होता है। लेकिन 18 में 18 जोड़ दिया, फिर 18 18 और 32 और जोड़ दिया, तो प्रबल आकर्षण हो गया। तो हम कहेंगे भाई कि ले देखे बात तो इतनी सी थी कि हमारे पास s कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन है और p में भी है, ठीक है, लेकिन s कक्षक नाभिक के नजदीक है बिल्कुल, p क्या है थोड़ा सा दूर है। तो भाई s कक्षक पे अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है और p पे अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या है, कम है दूरी की वजह से। तो s कक्षक जो है वो पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। तो हमने नहीं, तेरे को जाने नहीं देंगे, तो तुम्हारे लाडला बच्चा है, तेरे को तो घर से बाहर जाने ही नहीं देना। थोड़ा सा दूरी पे होता है, उस पर इतना ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है तू चला जा। तो इस ग्रुप में ये बड़ी समस्या है कि आपके पास s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो हम कहेंगे 2, p में कितने थे तो हम कहेंगे 3। तो इनको तो फिर भी जाने दो, लेकिन इनको जाने नहीं दिया जाए। तो अभी तो आप कह रहे थे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, तो हम कहेंगे 5। लेकिन लास्ट के जो 3 मेंबर हैं इनमें, तो हम इनमें कहेंगे कि भाई देखो आर्सेनिक 5 बन जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। आर्सेनिक क्या बनेगा, 3 ही बनेगा, ज़्यादा बेटर है ना। फिर एंटीमनी 5 बने तो हम कहेंगे 5 पे, इसको तो फिर भी छोड़ देगा, इसको नहीं छोड़ेगा। तो आर्सेनिक 5 बजाय एंटीमनी 5 की बजाय कितना बनाता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। सिमिलरली भी बिस्मथ भी क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई बिस्मथ भी +3 बनाएगा और बिस्मथ +5 बनाने के चांसेस क्या है, तो भाई चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं बच्चों। ग्रुप 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखो, समूह 15 में ऊपर से नीचे जाने पे अंतिम 3 तत्व है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है।
एक सेकेंड, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, है ना। हाँ, ये हो गया था हमारा स्लाइड कंप्लीट, ये एक्स्ट्रा को समझाने के लिए बनाया। हाँ ठीक है, तो देखो समूह 15 में ऊपर से नीचे गए आखिरी के 3 एलिमेंट यानी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में बाह्यतम कोश, तो हम कहेंगे एक एक से। हमेशा वर्ग में ऊपर से नीचे जाते तो बाह्यतम कोश तो एक एक इकाई से बढ़ता है, लेकिन नाभिक के आकर्षण तो हम कहेंगे पहले 18 से बढ़ा, फिर 18 से बढ़ा और फिर कितने से बढ़ गया, 32 से। तो बच्चे s इलेक्ट्रॉन्स पे आकर्षण p के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि s नजदीक होता है, p थोड़ा सा दूर होता है। तो s कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेंगे, s कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स का बंध निर्माण में भाग नहीं लेना, नहीं लिया, मैं तो जाना ही नहीं है, पकड़ लिया उनको, तो उसे बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। s कक्षक के इलेक्ट्रॉन का बंध निर्माण में भाग नहीं लेना, इस घटना को बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। अब इससे होगा क्या, तो हम कहेंगे जब भी आपको s और p मिले तो आप p को जाने देना, s को मत जाने देना। और वैसे जनरल क्या होता है, तो हमने कहा बाह्यतम कोश में जितने भी है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था तो उतनी होनी चाहिए। तो हम अभी तक मान के चल रहे थे कि आर्सेनिक +5 होता होगा, एंटीमनी +5 होता होगा और बिस्मथ भी क्या होता होगा, +5, लेकिन हमें लगा नहीं आखिर के 3 में तो अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है, तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण s वाले भाग नहीं लेंगे, तो मतलब 3 आपके 2 तो जाएंगे नहीं, तो 5 में से 2 जाएंगे नहीं, तो बची कितनी ऑक्सीकरण अवस्था 3, p के तीनों चले जाएंगे। तो हम कहेंगे नहीं, आर्सेनिक तो भाई 3 बना रहा है, एंटीमनी भी 3 बना रहा है +3 और बिस्मथ भी +3। और अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण देखो, तो s कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स का बंध निर्माण में भाग न लेना, इसे कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। और बच्चे अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण समूह 15 के तत्व 5 के साथ साथ +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। और अगर मैं कह दूं कि नहीं आप तो स्टेबिलिटी बताओ, है ना, आप तो बताओ कि ज्यादा स्थायी कौन है, तो आप कहोगे भाई आखिर के 3 में काम चल रहा है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर लिख दिया मैंने आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो हमें तो लगा था कि ये 5 होता होगा ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी भी 5, इसकी भी 5, लेकिन अक्रिय युग्म प्रभाव कहता है कि नहीं 5 नहीं होगी, क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्था होगी 3, ठीक है। और छोटी ऑक्सीकरण अवस्था बड़ी से क्या होगी, स्थायी। तो आर्सेनिक +3 बनेगा, +5 नहीं बनेगा, है ना। एंटीमनी 3 बनाएगा, बिस्मथ 3 बनाएगा, 5 बनने के चांसेस कम है। अब जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि 18 और 32 कोश तो एक एक बढ़ा रहे हो, यहाँ तो लो एकदम ज्यादा बढ़ रहे, तो भाई छोटी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, +3 वाली ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे और बढ़ेगा छोटी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, तो तुम कहोगे अच्छा भाई कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब है कि आपका बिस्मथ +3 एंटीमनी +3 से ज्यादा स्थायी, और एंटीमनी +3 आर्सेनिक +3 से ज्यादा स्थायी है ना। आर्सेनिक में तो अक्रिय युग्म प्रभाव पहली बार ही लगता है, तो शायद ही बन ही जाए, फिर इसमें 18 और आ गया, और भाई उसमें तो 32 ही आ गया, तो बिस्मथ में तो 5 के बारे में सोचना ही पाप कि बिस्मथ +5 होता होगा। सिर्फ एक कंपाउंड मिलेगा BiF5 जो +5 ऑक्सीकरण अवस्था में, अदरवाइज होती ही नहीं, है ना। तो हम कहेंगे ये तो गड़बड़ है। तो बच्चे जैसे जैसे ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो हम कहेंगे बेटा वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कौन सा प्रभाव, तो हम कहेंगे अक्रिय युग्म प्रभाव। जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है, ठीक है। और बच्चों इससे क्या होगा, तो हम कहेंगे इससे छोटी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। छोटी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा, यानी मैं कह सकती हूं कि देखो अगर +5 बनाना है तो शायद आर्सेनिक तो बन जाए, है ना। एंटीमनी के चांसेस कम है और बिस्मथ के तो भूल ही जाओ, ठीक है। लेकिन अगर +3 की बात करोगे तो +3 आर्सेनिक से ज्यादा स्थायी होगा एंटीमनी का, क्योंकि यहाँ अक्रिय युग्म प्रभाव ज्यादा है, और इससे भी ज्यादा स्थायी होगा बिस्मथ का, ठीक है। और इनमें कंपेयर करना है तो भाई छोटी ज्यादा स्थायी होगी, 5 के कंपैरेटिवली थी,
है ना, यहाँ भी 5 के कंपैरेटिवली 3 और बिस्मत में भी 5 के कंपैरेटिवली 3। छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी के कंपैरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा स्थायी होगी। क्लियर? अक्रिय युग्म प्रभाव समझ में आ गया। सामान्य विन्यास ग्रुप 15 का क्या है बोलो? ग्रुप 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है NS2 Np3। S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। टोटल कितने हैं? 5। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होनी चाहिए थी? 5। तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण अवस्था 5 होती, लेकिन आखिर के 3 एलिमेंट है ना, मतलब नेहा पूजा को छोड़ दो, असलम सब बीमार, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, यहाँ कोष तो बढ़ रहा है एक इकाई से, आकर्षण बढ़ रहा है 18 32 से। एस कक्षक नाभिक के नजदीक है, ज्यादा आकर्षण का अनुभव करता है। पी उसके मुकाबले थोड़ा दूर है, कम आकर्षण का अनुभव करता है। तो अंतिम 3 तत्वों में आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। इस घटना को अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इस वजह से छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ेगा, छोटी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व भी बढ़ेगा। तो आपको बताना है 3 की स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी और 5 की स्टेबिलिटी घटेगी। क्लियर? समझ में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट? ठीक है, सवाल बनेगा बच्चों, इसलिए थोड़ा डिटेल में लिया है। अब देखो, ये तो जनरल था कि भाई ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम कितनी थी? 5। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण अंतिम 3 में 3 और 5। ठीक है, अब नाइट्रोजन अलग ही चल रहा है हमारा। तो ये कह रहा है नाइट्रोजन बच्चों 5 के अलावा ऑक्सीजन के साथ 1, 2 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अभी हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम में, तो तुम पढ़ोगे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑक्सीकरण अवस्था तुम्हें एक ही मिलेगी, है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 या N2O4, ऑक्सीकरण अवस्था तुम्हें 4 मिल जाएगी। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड तो 3 मिल जाएगी, है ना। और NO नाइट्रिक ऑक्साइड तो ऑक्सीकरण अवस्था 2 भी मिल जाएगी। तो 1, 2 और 4 भी मिलेगी। ठीक, अब हैलोजन के साथ ये 5 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शा सकता, क्योंकि हैलोजन को तो सिंगल बॉन्ड ही बनाना है ना। मैं कहूँ Cl, तो Cl नाइट्रोजन के साथ तो क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो भाई ये इनके साथ 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने कहा था 5 अयुग्मित होने चाहिए। तो नाइट्रोजन में 5 अयुग्मित कहाँ है? नाइट्रोजन आपका क्या है? 1s2, 2s2, 2p3। सोचो नाइट्रोजन का विन्यास क्या है बच्चे? तो तुम कहोगे 1s2, 2s2, 2p3, है ना। और उसको जम कराओ, तो हवा में थोड़ा जम कराना है, 2d का 2d तो होता नहीं। तो तुम कहोगे नहीं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो मैं कहूँगी भाई 3 है ना। और मान लो ये किसी को दान भी दे दे 2s का, तो ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा दान देके, और बाकी 3। तो अगर सहसंयोजकता की बात की जाए, मतलब सहसंयोजक बंध या उप सहसंयोजक बंध मिला के, तो बच्चे नाइट्रोजन जो है वो अधिकतम सहसंयोजकता इसकी 4 आएगी, 5 तो नहीं आएगी, है ना। तो हम कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको हम जंप नहीं करा सकते। क्यों नहीं जंप करा सकते? तो हम कहेंगे कूदेगा कहाँ आगे, हो तो सही कोई ऑर्बिटल खाली है, मतलब डी कक्षक नहीं है। तो आपको लिखना है क्योंकि इसमें डी कक्षक है ना, डी कक्षक नहीं होता है। कौन सा डी? तो हम कहेंगे 2d, 2s होता है, 2p होता है, डी तो भाई 3 में जाता है ना, तो इसमें डी कक्षक नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन 5 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। ठीक है, हैलोजन के साथ है ना, वैसे तो 5 ऑक्सीकरण अवस्था मिलेगी ऑक्सीजन के साथ, लेकिन हैलोजन के साथ इसको सहसंयोजक बंध बनाने पड़ेंगे, इसलिए आपको ये नहीं मिलेगी। और पढ़ते हैं इसको डिटेल में। अब देखो नाइट्रोजन की अगर 1 से 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बच्चे ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट अम्लीय विलयन में क्या होगी? तो अम्लीय विलयन में नाइट्रोजन दिखाता है असमानुपातन, यानी कि विषमानुपातीकरण, यानी कि डिस्प्रपोर्शियोनेशन। अब क्या मतलब? तो देखो अगर बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है, भाई नाइट्रोजन में हमने क्या पढ़ा? 3 मैक्सिमम 5 या -3 मिनिमम और मैक्सिमम क्या था? 5। बीच की ऑक्सीकरण अवस्था है, -3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, बीच में चल रहा है, 2 आ गई, 3 आ गई, तो वहां होगा डिस्प्रपोर्शियोनेशन। मतलब अपने से ऊंची ऑक्सीकरण अवस्था में भी जाना और अपने से नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाना। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाता है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है,
सिमिलरली वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो जाता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था घट भी जाती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं विषमानुपातीकरण, डिसप्रोपोर्शियोनेशन। तो अगर मान लो मैंने ले लिया, जैसे कि मान लो नाइट्रस एसिड ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो नाइट्रस एसिड गया HNO2, 3 ले लेती हूँ मैं, ठीक है, तो HNO2 और HNO2, ठीक है। तो बच्चे नाइट्रस अम्ल विलयन ले लो इसका, तो आप क्या देखोगे, अम्लीय माध्यम में, तो खुद ही अम्ल है ना, एक्वस सॉल्यूशन ले लो, तो आपको ये दिखेगा कि ये नाइट्रस एसिड रुका ही नहीं, है ना, क्या होगा, तो मान लो ये ऑक्सीजन जो है मैं इधर सप्लाई कर दूँ, तो HNO2 इसको O दे दूँ तो क्या हो गया, तो हम कहेंगे HNO3 हो गया, है ना, इसको O दे दूँ तो क्या हो गया, तो मैं कहूँगी HNO3 हो गया भाई, ठीक है। तो HNO3 मतलब इसका तो ऑक्सीकरण हो गया, एक का तो वही सी, चलो, है ना, पीछे क्या बचा, तो मैं कहूँगी अब तो इसके पास NO ही बचा, एक वो तो ऊपर चला गया, पीछे क्या बचा, NO, और अगर मैं यहाँ से भी NO निकाल दूँ तो पीछे खाली वाटर ही बचेगा, देखो, ठीक है। तो तुम कहोगे कि भाई अगर मैं नाइट्रस एसिड ले लूँ तो आपको देखना है कि ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड, NO और वाटर, ठीक है, एक वो इसको ट्रांसफर कर दिया, पीछे क्या बचा, NO, इसमें से भी निकाल दो NO तो पीछे क्या बचेगा, H2, लो। तो बच्चे नाइट्रस एसिड के अंदर, है ना, HNO2, तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 1 हो गया, निकाले, एक हाइड्रोजन 1 हो गया, नाइट्रोजन X हो गया, ऑक्सीजन -2 × 2, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है 3, तो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ 3 आ रही है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 5, है ना, 1 + X - 2 × क्या हो जाएगा 3, तो आंसर आएगा 5। और यहाँ कितनी आएगी बच्चे NO में, तो यहाँ आएगी 2, नाइट्रोजन +2, ऑक्सीजन -2। तो तुमने क्या देखा कि ऑक्सीकरण अवस्था 3 से 5 देखो बढ़ गई, तो तुम कहोगे बढ़ गई मतलब ऑक्सीडेशन हो, और ऑक्सीकरण अवस्था 3 से 2 तो घट भी गई, तो मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो जाए और अपचयन भी हो जाए, मतलब जो प्रोडक्ट बने उसमें सेंट्रल एटम अपने से ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चला जाए और अपने से नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चला जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विषमानुपातीकरण, ठीक है। सेम चीज फास्फोरस में भी देखने को मिलेगी, अभी बता रही हूँ। अब देखो नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता, अधिकतम सहसंयोजकता मतलब नाइट्रोजन द्वारा बनाए गए अधिकतम सहसंयोजक बंधों की संख्या, कितने सहसंयोजक बंध बनाएगा, तो तुम कहोगे 4, 5 क्यों नहीं बनाएगा, तो तुम सोचो अगर 5 सहसंयोजक बंध बनाए मतलब संकरण में 5 कक्षक काम आएंगे, तो संकरण में अगर 5 कक्षक काम आएंगे तो कौन सा संकरण हुआ, तो हम कहेंगे 5 में पहला S, फिर 3P, 4 हो गए, है ना, एक S, 3P और एक D, तो sp3d। तो नाइट्रोजन अगर 5 बंध बनाए तो sp3d संकरण हो जाए, तो D होता है, तो हम कहेंगे D तो नहीं होता है, तो फिर कहेंगे 5 बंध बनाएगा। नाइट्रोजन अधिकतम सहसंयोजक बंध बनाएगा कितने, 4। तो आपको बताना है नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 है, क्योंकि इसके पास 4 ही कक्षक अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको हल्के में नहीं लेना, वापस सिखा देती हूँ, एक सेकेंड रुको, ठीक है, वापस दूसरा एग्जाम्पल लेके सिखा देती हूँ। देखो फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस को भी अगर अम्लीय माध्यम मिले, क्षारीय माध्यम मिले, तो और अगर ये बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट में, मान लो अगर तुम्हारे पास फॉस्फोरस जो है वो H3PO3 है, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस अम्ल, है ना बच्चे, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस अम्ल, और इसके आगे ऑर्थो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑर्थो क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें से वाटर निकाल सकते हो, देखो तो वाटर तो किसी में से निकाल सकते हैं, लेकिन वाटर निकालने के बाद में इसमें H बचा रहेगा, देखो, तो देखो इसमें से H2O निकाल दूं तो भी H बचा रहेगा। तो ऐसा कोई भी एसिड जिसमें से तुम वाटर निकाल सकते हो फिर भी H बचा है, तो उसके आगे ऑर्थो लगा सकते हो, जैसे H2SO4, तो निकाल दो H2,
फिर है ना बचेगा क्या, H तो नहीं बचेगा, तो ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता। नाइट्रिक एसिड तो HNO3, दुगना करके वाटर निकाल दोगे तो फिर H बचेगा नहीं, तो उसके आगे भी ऑर्थो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑर्थो आएगा। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो देखो एक हाइड्रोजन एक होता है, हाइड्रोजन +1, 3 हाइड्रोजन है तो बच्चे 3, फॉस्फोरस को X ले लो, ऑक्सीजन -2, कितने ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 5 है। अब बच्चे फॉस्फोरस अम्ल जो है ये आपका क्या होगा, तो ये हायर और लोअर में चला जाएगा, सॉरी ऑक्सीकरण अवस्था 5 है क्या, 3 है ना, 5 थोड़ा ना, मध्यवर्ती आनी चाहिए ना, तो ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, और हम कहेंगे देखो मिनिमम तो -3 और मैक्सिमम 5, तो बच्चे फॉस्फोरस अम्ल टूट जाएगा किसमें, तो हम कहेंगे PH3 और H3PO4। फॉस्फोरस अम्ल जो है ये टूट जाएगा आपका PH3 और H3PO4, इसके आगे 4 लिख दो, ठीक है, तो ये बनाएगा आपका 4 PH3 और एक H3PO4। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो चेक करो, देखो फॉस्फोरस X, हाइड्रोजन 1, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, X बराबर -3, ठीक है। अब वहां जाओ तो देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, फॉस्फोरस X, ऑक्सीजन -2, 4 है तो X बराबर 5। तो तुम्हें क्या देखने को मिला कि ऑक्सीकरण अवस्था 3 से -3 घटी और ऑक्सीकरण अवस्था 3 से 5 तो बढ़ी। तो बच्चे जब ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है तब तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और घट जाती है तब बोलते हैं रिडक्शन यानी अपचयन। तो मध्यवर्ती अवस्था से वो नीचे भी गया और मध्यवर्ती अवस्था से वो ऊपर भी गया। तो अगर कोई तत्व किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने से ऊपर भी चला जाए और अपने से नीचे भी चला जाए, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शियोनेशन, है ना, विषमानुपातीकरण, असमानुपातीकरण। तो चाहे नाइट्रस एसिड हो तो वो भी गया और फॉस्फोरस एसिड हो वो भी गया, और बच्चे H3PO4 को हम बोलेंगे फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ। अब हम बात करें कि भाई ग्रुप 50 में पहला मेंबर, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बिहेव में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी। अब नाइट्रोजन क्या, कभी भी एस ब्लॉक में चले जाओ, है ना, हाइड्रोजन छोड़ दें तो पहला मेंबर लिथियम दूसरों से अलग है, ग्रुप 2 में चले जाओ बेरिलियम दूसरों से अलग है, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 ले लो, थर्ड है बोरॉन दूसरों से अलग है। तो पहला सदस्य अन्य तत्वों के मुकाबले गुणों में भिन्नता दर्शाता है। कभी भी कोई भी वर्ग में फर्स्ट मेंबर जो है वो रेस्ट मेंबर अन्य तत्वों के कंपैरेटिवली गुणों में भिन्नता दर्शाता है। इस टेंडेंसी को कहते हैं असामान्य व्यवहार या एबनॉर्मल बिहेवियर। तो हम कहेंगे, हम तो नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली मतलब पहला तत्व नाइट्रोजन दूसरे तत्वों से गुणों में क्या होता है, भिन्नता दर्शाता है। क्यों, तो हम कहेंगे देखो नाइट्रोजन छोटा है, एटॉमिक साइज छोटा है ना, फिर नाइट्रोजन N2 है, N और N के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन छोटे छोटे है ना, तो पाई बॉन्ड क्या करते हैं, आराम से बना लेते हैं। लेकिन अब फॉस्फोरस बड़ा हो गया तो उसके कक्षक जो है वो बड़े हो जाते हैं, तो फिर साइड ओवरलैपिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। तो छोटा आकार है, विद्युत ऋणता ज्यादा है, डी कक्षक नहीं है, तो अभी दूसरे तो 5-5 बॉन्ड बनाएंगे, तो बनाएगा ही नहीं, तो हम कहेंगे डी नहीं बेचारे के पास, है ना। और पाई बॉन्ड आराम से बना लेता है, पी पाई बॉन्ड आराम से बना लेता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसको दूसरों से अलग बनाती है। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आपके पास क्वेश्चन है कि भाई क्या कारण है कि PCl5 तो एग्जिस्ट करता है और NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चे अगर मैं तुम्हें कहूं कि देखो PCl5, तो तुम कहोगे PCl5 में फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 5, है ना, 5 बॉन्ड बना रहा है। तो ये जितने भी सिंगल बॉन्ड है इनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं क्या, बंधन युग्म, बंधन युग्म मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो हम कहेंगे हाँ 5 बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड पेयर 5 है। अब बच्चे बॉन्ड पेयर बंधन युग्म 5 है, मतलब 5 कक्षक संकरण में भाग लेंगे। 5 कक्षक कौन से, तो पहला S, 3 P और 1 D।
तो मैं कहूंगी PCl5 तो बन जाएगा, संकरण क्या होगा, तो संकरण sp3d। तो फास्फोरस को तो किसी ने मना किया ही नहीं, sp3d, फास्फोरस में तो डी होता है। विन्यास पता है तुम्हें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या था 1s2 2s2 2p3, तो 2d तो नहीं था। लेकिन फास्फोरस क्या था, तो हम कहेंगे 15 है ना, तो 1s2 2s2 2p6 आना चाहिए बिल्कुल, है ना, 1s2 2s2 2p6 10, 3s2 3p3, तो 3s है 3p है तो 3d भी हो गई, है ना, खाली है कुछ भी है तो सही, अवेलेबिलिटी तो है ही नहीं नाइट्रोजन के पास। तो आपको क्या बताना है कि भाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा, 5 बॉन्ड में संकरण क्या आएगा sp3d। तो आपको क्या बताना है, नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक, ठीक है, और रिक्त छोड़ो डी नहीं है इसके पास, तो रिक्त डी कक्षक यानी 2d अनुपस्थित होने के कारण, अनुपस्थित होने के कारण यह अपनी संयोजकता का विस्तार, मतलब पेयर तो है, लोन पेयर तो है, पर जम कहाँ कर रहा हूं, आगे जगह ही नहीं, तो जम थोड़ा ना हो सकता है, एक्सटेंशन नहीं हो सकता, यानी अपनी संयोजकता का विस्तार नहीं कर सकता, ठीक है, संयोजकता का विस्तार नहीं कर सकता, ठीक है। अब संयोजकता नहीं बढ़ा पाएगा बच्चों, इसलिए इसको तो भूल जाओ, इसलिए यह NCl5 नहीं बनाता है, ये तो नहीं बनाएगा, NCl5 नहीं बनाता है। अब फास्फोरस में आ जाओ, तो बेटा फास्फोरस में, जबकि P में, P मतलब फास्फोरस में 3D कक्षक उपस्थित होने के कारण, फास्फोरस में 3D है, 3D है तो संकरण कौन सा आएगा, तो हम कहेंगे sp3d, ठीक है। तो बेटा D कक्षक उपस्थित होने के कारण यह sp3d संकरण द्वारा PCl5 बनाता है। आई बात समझ में, ये तो PCl5 आराम से बना लेगा, इसको कोई तकलीफ नहीं है, और उसको है, ठीक है, तो जिसको है वो नहीं बनाएगा, जिसको नहीं वो बना लेगा, उसमें क्या इतना सोचना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, अच्छा मैंने क्वेश्चन ही बता दिया कि भाई नाइट्रोजन जो है वो समूह 15 के अन्य तत्वों से क्या करेगा, तो भाई समूह 15 के अन्य तत्वों से नाइट्रोजन क्या कर रहा है, गुणों में भिन्नता दर्शा रहा है ना, रेस्ट मेंबर से थोड़ा सा अलग है, तो कारण लिखो, तो नाइट्रोजन के अन्य तत्वों से, नाइट्रोजन का अन्य तत्वों से असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार दर्शाने के कारण इस प्रकार है, ठीक है। तो बोलो क्या कारण है कि दूसरों से अलग है, तो हम कहेंगे देखो पहले तो नाइट्रोजन जो है उसका आकार छोटा है ना, तो जिसका साइज छोटा होता है वो कभी इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास करता है। जैसे अभी तुमने पढ़ा ना आर्सेनिक +3, एंटीमनी +3, बिस्मथ +3, ये क्यों जाएगा +3, छोटा आकार का इलेक्ट्रॉन दे दो रख लूंगा, ठीक है, छोटा आकार एज वेल एज IP ज्यादा है ना, उच्च आयनन विभव, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, भूल जाओ कि मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं +3 बना दूं, नहीं, तो आकार छोटा है, आयनन विभव उच्च है, रिक्त D कक्षक नहीं है बच्चे, है ना, रिक्त D कक्षक अनुपस्थित, ठीक है, तो रिक्त D कक्षक अनुपस्थित, D ऑर्बिटल इनमें नहीं है, तो D से क्या होगा, तो हम कहेंगे D नहीं है तो संयोजकता बढ़ाएगा कहाँ, NCl5 क्यों नहीं बना था, क्योंकि D नहीं था, PCl5 बन गया था क्योंकि D था, ठीक है। तो स्मॉल साइज IP ज्यादा, रिक्त D कक्षक अनुपस्थित, है ना, तथा p पाई बंध निर्माण, मतलब N और N क्या है, आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस तो ठोस है, तो N और N के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन P कक्षक के अतिव्यापन द्वारा क्या करते हैं, पाई बंध बना लेते हैं,
है ना। तो इनमें पी पाई बंध निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए नाइट्रोजन अकेला है, डिस्क्रीट यूनिट है, सिंगल यूनिट है ना। तो हम कहेंगे भाई इतनी सारी चीजें हैं, इस वजह से ये क्या है, दूसरों से अलग है। क्लियर। जबकि दूसरे क्या है तो उसको भी लिख लेते हैं, जबकि अन्य तत्व डी पाई पी पाई बंद बना लेते हैं, मतलब अन्य तत्वों में डी कक्षक तो है ही ना, तो जब पाई बॉन्ड बनाना होगा तो पी तो खुद यूज कर लेंगे अपने बॉन्ड बनाने में, फिर डी ऑर्बिटल लेके और उसको काम में लेंगे, अभी बताऊंगी कैसे होगा। ठीक है, तो डी पाई पी पाई बंध निर्माण की प्रवृत्ति होती है। तो भाई इन सबके चक्कर में नाइट्रोजन जो है वो अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर आपने एग्जाम में 4 पॉइंट 5 पॉइंट भी दे दिए तो बहुत है ना, ये खुद तो आपका पी पाई बनाएगा, ठीक है, दूसरे नहीं बनाएंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहां तक। ठीक है, देन आपके पास क्वेश्चन है भाई, नाइट्रोजन में श्रंखलन समझते बच्चों, कैटिनेशन श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। तो नाइट्रोजन में आपको क्या बताना है, श्रृंखलन प्रवृत्ति नहीं। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स जो देखेंगे ना, दूसरे जो देखेंगे मतलब फॉस्फोरस तो आप पढ़ेंगे अभी, लाल फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस। तो काला फॉस्फोरस तो 3D में बहुत सारे पी है ना, मतलब जैसे देखो फॉस्फोरस को ही बोलो तो पी तो होता ही नहीं, P4 होता है। तो पी क्यों नहीं होता, P4 होता है। तो हम कहेंगे यहाँ 4 फॉस्फोरस जो है वो इस तरह से मिलके चतुष्फलकीय रूप में ऐसे इस तरह से सेट होता है। तो नाइट्रोजन में ऐसा क्यों नहीं है, इसमें क्यों है, तो आपको रीजन बताना। तो भाई नाइट्रोजन में श्रृंखलन प्रकृति बहुत ही कम है, तो आप बताएंगे कि नाइट्रोजन में अगर मैं श्रृंखलन मतलब लंबी श्रृंखला बनाऊं तो सिंगल बॉन्ड दिखाओगे ना, तो N सिंगल बॉन्ड N है ना, तो बंध तो छोटा है, लेकिन देखो छोटे छोटे एटम हैं, बिल्कुल छोटे छोटे एटम है और इलेक्ट्रॉन दे रखा, पेयर दे रखा है। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, सॉरी N सिंगल बॉन्ड N, तो हम कहेंगे N सिंगल बॉन्ड N में बंध लंबाई तो कम है, तो हम कहेंगे लो बंध लंबाई कम है, छोटा बंध है। और हम तो शुरू से क्या पढ़ते हुए आए हैं कि भाई बंध छोटा है, बंध लंबाई कम है, तो क्या हो जाना चाहिए, बंध मजबूत होना चाहिए। तो बंध मजबूत है तो फिर तो ये लंबी श्रृंखला ही बना लेता, जैसे कार्बन बनाता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बंध लंबाई कम है। तो कार्बन में तो कभी लोन पेयर ही नहीं होता, यहाँ नाइट्रोजन में लोन पेयर, ये तो सबको पता है। नाइट्रोजन में पी के 3 कक्षक जो है वो तो बॉन्ड बना ही रहे, लेकिन एस में तो एक लोन पेयर पड़ा है ना, तो लोन पेयर है ना। तो बंध लंबाई तो कम है, परंतु में क्या तकलीफ हो गई, तो हम कहेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देखो ये पेयर और ये पेयर है ना, तो बंध लंबाई तो कम है, परंतु अंतरा इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण लड़ लेते हैं आपस में। छोटे छोटे आइटम है, छोटे छोटे बच्चों को अगर ज्यादा ही कुछ दिला दो तो क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, है ना। तो अंतरा इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण, सेम चीज ऑक्सीजन में, सेम चीज हैलोजन में देखने को मिलेगी। प्रतिकर्षण के कारण बंध ऊर्जा का मान कम हो जाता है। अब बताओ, बॉन्ड ही मजबूत नहीं है तो सारी बातें खत्म हो जाती है। बंध ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि N बॉन्ड और PP बॉन्ड, तो N छोटा है, हमने तो यही सीखा था कि बंध लंबाई अगर कम होती है तो बंध ऊर्जा ज्यादा होती, तो ठीक है ना, वो सीखा था, लेकिन तब कोई लोन पेयर की बात थोड़ी ना थी, अब तो लोन पेयर की बात है ना। हमने सीखा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए, पर मेरे सच बोलने से कोई मर ही जाएगा तो मुझे नहीं बोलना चाहिए भाई, उस टाइम मुझे सोचना पड़ेगा। तो जो सीखा था वो ठीक है, बट कंडीशन के टाइम, है ना। तो यूँ नहीं कह रहे कि केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो फिर दुनिया में तो और ज़्यादा एक्सेप्शन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो सीखता है उसको नहीं फॉलो करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा 19-20 लाइफ में करना पड़ता है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है कि अभी मैं सच बोलूँगा या मैं रिजिड रहूँगा तो बहुत चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है ना, तो उस टाइम अपन को देखना पड़ता है। मान लो अपनी जान बचानी है ना, और दूसरों की मदद करूँ और अपनी जान बचाऊँ, तो अपनी जान तो पहले बचाऊंगा ना, दूसरों की मदद करूँगा उसको तो कोई बचा लेगा, पहले खुद बचाओ तब दूसरों को बचाने लायक रहोगे। ठीक है, तो सीखा है ओके,
90% वही अप्लाई करना है, बट कभी कुछ सिचुएशन में फंस जाते हैं। सिमिलरली बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन वो तब जब कोई और कंडीशन नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं बॉन्ड लेंथ तो कम है, तो ये पास आ गए ना बच्चे। अब प्रॉब्लम क्या है, फॉस्फोरस में भी लोन पेयर है लेकिन बंध लंबाई ज़्यादा है ना, तो प्रतिकर्षण इतना नहीं होगा जितना यहाँ होगा। तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, थोड़ी बहुत एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक तो श्रृंखलन प्रवृत्ति क्यों नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम है ना। तो एक तो आप लिख सकते हैं अतः यह कैटिनेशन श्रृंखलन प्रवृत्ति नहीं दर्शाता, श्रृंखला निर्माण की प्रवृत्ति नहीं दर्शाता। ठीक है, श्रृंखलन प्रवृत्ति नहीं दर्शाता। क्लियर। और इसी कारण मैं कह सकती हूं कि भाई NN जो बॉन्ड है, अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण वजह है इसकी, इसी कारण NN बंध जो है, NN बंध PP बंध की तुलना में दुर्बल है, कमजोर है। फॉस्फोरस का बॉन्ड जो है वो ज्यादा मजबूत है। जबकि अगर आप इस चीज को नहीं पढ़ोगे, इस लेक्चर को नहीं अटेंड करोगे, NCERT नहीं पढ़ोगे, तो तुम इसी गलतफहमी में रह जाओगे कि हाँ NN बंध लंबाई छोटी होती है तो बंध मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, और वो कॉन्सेप्ट है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सबसे इंपॉर्टेंट, और यही लिखना है। लोन पेयर रिपल्शन नहीं लिखना है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन किसी मॉलिक्यूल के अंदर होता है। मैं मॉलिक्यूल थोड़ा ना कह रही हूँ, मैं तो एक कंडीशन दे रही हूँ। NN बॉन्ड होता तो क्या होता, तो ये रिपल्शन होता। आई बात समझ में। तो NN बंध PP बंध की तुलना में दुर्बल है, वीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है कि नाइट्रोजन में कैटिनेशन टेंडेंसी जो है वो कम ही है, वजह दे दो, तो वजह बता दो भाई। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा फॉस्फोरस और आर्सेनिक के ऐसे कंपाउंड बताओ जो लीगेंड की तरह बिहेव करते हैं, है ना। फिर फॉस्फोरस का कोई ऐसा कंपाउंड बताओ, आर्सेनिक का कोई ऐसा कंपाउंड बताओ। तो बच्चे फॉस्फोरस और आर्सेनिक अगर 3 बॉन्ड बनाते भी हैं तो सुनो, तुमने एक कंपाउंड पढ़ा था, याद करो कोऑर्डिनेट में, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, है ना, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। और तुमने वैसा भी कुछ लिखा था PPH3। फॉस्फीन मतलब फॉस्फोरस, ट्राइफेनिल, तो बच्चे अगर मैं यहाँ 3 फेनिल लिख भी दूं तो फॉस्फोरस तो एक लोन पेयर रख ही रहा है ना। तो इसका ये वाला यौगिक क्या है, तो ये बिल्कुल इसमें क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये लीगेंड की भांति कार्य करेगा। ठीक है। सिमिलरली तो बच्चे तुम ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल आर्सीन भी लिख सकते थे, और इसको ट्राई एथिल फॉस्फीन भी लिख सकते थे। ठीक है। तो सेम फेनिल यानी कि C6H5, है ना, 3 है तो 3 बना लिए। और आर्सीन मतलब आर्सेनिक, तो ये है ट्राइफेनिल आर्सीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और आप ट्राई एथिल फॉस्फीन भी लिख सकते हैं। एक और उदाहरण लिख दो, ठीक है। तो फॉस्फीन तो P, लोन पेयर यहाँ है ही सही, ट्राई एथिल। ठीक है। तो ये सारे क्या है, आर्सेनिक के, फॉस्फोरस के भी कंपाउंड है जो लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं। और क्यों व्यवहार करते हैं, तो हम कहेंगे भाई फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, साइज में बड़ा है, तो ये पी पाई बॉन्ड तो बनाते नहीं, ये पी बॉन्ड बनाते, तो संयोजकता 5 भी कर सकते। तो अगर इनको धातु के साथ साथ संयोजक बंध बनाना हो तब भी ये 2 बॉन्ड बना लेंगे, और नहीं तब भी इनके पास लोन पेयर है तो ये आराम से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक योगदान कर सकते हैं। तो इनके पास दोनों चॉइस है, डी पाई बंध निर्माण कर सकते हैं, इनके पास खाली डी कक्षक है ना, डी कक्षक को ये बॉन्ड बनाने में काम में ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, तो दूसरा ये लोन पेयर डोनेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। मतलब अब अपन को हाइड्राइड पढ़ने, तो देखो एलिमेंट कौन कौन से, तो मैं कहूँगी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रियाशीलता, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड NH3, यहाँ पे PH3, यहाँ ASH3, SbH3 और BiH3। ठीक है, तो बच्चे हम सीधी सीधी बात बोले कि समूह 15 के तत्व, समूह 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3, E मतलब एलिमेंट, एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, EH3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है तो EH3 बनाते हैं। ठीक है, अब बोलो, तो बच्चे NH3, तो इसका नाम हम देंगे फॉस्फीन, सॉरी NH3 का नाम आप सबको ही पता है, क्या नाम लिखेंगे, तो हम कहेंगे अमोनिया। PH3, तो बच्चे ये है फॉस्फीन। ASH3 है ना भैया, EH3 मतलब 3 हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन में आएगा, तो NH3 क्या, अमोनिया, ये हमने पढ़ रखा है फॉस्फीन। ये है बच्चों आर्सीन। SbH3 तो हम कहेंगे स्टबीन, और BiH3 तो हम इसे बोलेंगे बिस्मथीन। ठीक है, तो इस तरह कंपाउंड बनाते हैं। अब इनमें खास बात क्या है, तो बच्चे तुम क्या करो, अमोनिया को तो छोड़ दो, ये सारे के सारे टॉक्सिक हैं। अमोनिया को छोड़कर सभी हाइड्राइड क्या है, तो सब के सब क्या है, टॉक्सिक है। सिर्फ अमोनिया तुम्हें ऐसा मिलेगा जो नॉन टॉक्सिक है। अमोनिया गैस होती है ना, तो अमोनिया गैस पॉइजनस नहीं होती है। इसके अलावा सारे के सारे हाइड्राइड्स क्या है, तो हम कहेंगे सारे के सारे क्या है, टॉक्सिक। तो ये है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, तो 1 बाय 1 पूरे हाइड्राइड को डिस्कस करें। तो देखो, पहला था NH3, PH3, ASH3, SbH3 और बिस्मथीन है ना, BiH3। ठीक है, तो ये ग्रुप 15 के क्या है, तो हम कहेंगे ये ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स है। ठीक है, अब आपको बोला कि चलो औपचारिक क्षमता भी बता दो, थर्मल स्टेबिलिटी भी बता दो, तो सारी चीजें बताए थे। तो देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो तुम कहोगे H तो सब में कॉमन है, तो H की वजह से तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तीनों के पास एक एक हाइड्रोजन है। हाँ, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस थोड़ा बड़ा है, फॉस्फोरस से आर्सेनिक थोड़ा बड़ा है। सोचो भाई, नाइट्रोजन तो छोटा सा है, हाइड्रोजन भी छोटा सा है, लेकिन फॉस्फोरस तो कंपैरेटिवली बड़ा है। ठीक है, फिर आर्सेनिक तो हम कहेंगे थोड़ा और बड़ा है भाई, है ना, फिर एंटीमनी तो ये तो और बड़ा है, हाइड्रोजन तो छोटा सा ही था, और बिस्मथीन में बिस्मथ तो हम कहेंगे तो और बड़ा है। तो तुम्हें नहीं लगा कि बंद लंबाई देखो बढ़े जा रही है ना, बंद लंबाई क्या हो रही, बढ़ रही। तो हम कहेंगे भाई जैसे जैसे इनमें ऊपर से नीचे आ रहे, EH, E मतलब एलिमेंट, एलिमेंट कौन से, E क्या, तो भाई E मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो EH बंद लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, अपर एरो मतलब बढ़ रही। अब बच्चे बंद लंबाई बढ़ गई तो बंद वियोजन ऊर्जा, सिखा तो रखा है मैंने आपको, बंद लंबाई बढ़ती है तो छोटा बंद मुश्किल से टूटता है, लंबा बंद आराम से टूटता है। अगर एक छोटा सा तिनका ही हो तोड़ो और बड़ी लकड़ी हो, पतली, साइज मोटाई सेम होनी चाहिए दोनों की, तो ये तिनको तोड़ने में थोड़ा सा जोर आएगा, छोटा है, और बड़ी लकड़ी है तो बीच में से क्या डिस्टेंस ज़्यादा है तो टूट जाती। वैसे कैसे दो एटम पास पास में होते तो होल्ड कर लेते हैं, आकर्षण होता है, लेकिन दूर होते हैं तो फिर लंबाई बढ़ जाती है, आकर्षण नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते तो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऊपर से नीचे गए तो हमने कहा बंद लंबाई बढ़ी, तो बच्चे अगर बंद लंबाई बढ़ी मतलब बंद वियोजन ऊर्जा, तो हम कहेंगे बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो वो तो घट गई। तो बंद लंबाई बढ़ती है, बंद वियोजन ऊर्जा का मान तो हम कहेंगे घट जाएगा।
अब मुझे बताओ बंध जल्दी टूट जाएगा, बंध वियोजन ऊर्जा कम हो गई, मतलब ये देखिए क्या होगा, बंध जल्दी टूट जाएगा। तो अगर बंध जल्दी टूट जाएगा तो तापीय स्थायित्व, मतलब मैं बिस्मुथीन को हल्का सा गर्म करूँ टूट जाएगा, इसमें टाइम लगेगा और उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अमोनिया यूँ तो यानी गर्म करती है, नाइट्रोजन अलग हाइड्रोजन अलग, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, इसको देख के तो ये लग रहा है। तो बंध वियोजन ऊर्जा घट जाती है, मतलब तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व, तो हम कहेंगे तापीय स्थायित्व घट जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है भाई, तापीय स्थायित्व घट गया। अब क्या करें, तो बंध लंबाई बढ़ गई, बंध वियोजन ऊर्जा जो है वो कम हो गई, तापीय स्थायित्व जो है वो कम हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हल्का सा गर्म करती होगा क्या, तो तुम कहोगे हाइड्रोजन दे देगा। बिस्मुथीन को अगर मैं हल्का सा गर्म कर दूं तो क्या होगा, तो तुम कहोगे हाइड्रोजन दे देगा। तो हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति बढ़ गई। तो अगर हम किसी को हाइड्रोजन देंगे यानी उसका क्या करेंगे, है ना, अगर हम किसी को ऑक्सीजन देते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है। सिमिलरली अगर हम किसी को हाइड्रोजन देंगे तो उसका क्या होगा, तो हम कहेंगे अपचयन। तो आप कर रहे हो, आप सामने वाले को हाइड्रोजन दे रहे हो, मतलब आप क्या हो, अपचायक, अपचयन करने वाला। तो तुम बताओगे ले देखिए अपचायक क्षमता अगर मैं पूछूं ऊपर से नीचे तो तुम बताओगे बढ़ रही है ना, अपचायक क्षमता बढ़ रही है। क्या तुम्हें मेरी सारी बात समझ में आई? देखो अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टबीन, बिस्मुथीन, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु का आकार बढ़ रहा है, बंध लंबाई बढ़ रही है, लंबा बंध जल्दी टूटता है, तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान घट रहा है, हल्का सा गर्म करते टूट जाएगा, मतलब वो ताप के प्रति स्थायी नहीं है, तो तापीय स्थायित्व घट रहा है। और अगर गर्म करने पे टूट जाएगा तो देगा तो हाइड्रोजन, यानी सामने वाले का करेगा अपचयन, तो अपचायक क्षमता बढ़ रही है। क्लियर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। तो ये है ग्रुप 15 के हाइड्राइड, जहां आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तापीय स्थायित्व का क्रम बता दो, अपचायक क्षमता का क्रम बता दो, तो तापीय स्थायित्व घट रहा है, अपचायक क्षमता बढ़ रही है। अब आपसे पूछा कि नहीं, आप तो ऐसा करो क्वथनांक और वाष्पशीलता। ठीक है भाई, क्वथनांक और वाष्पशीलता की बात करें तो मुझे बताओ कि अगर वाष्प जल्दी जल्दी बन रही है, मतलब मैं हल्का सा गर्म करूँ, जैसे पेट्रोल ही है तो रखो ही, उसको रख दूं बस वाष्प बन के उड़ जाएगा, है ना, और पानी है तो धीरे धीरे उड़ेगा। तो जो जितना जल्दी वाष्प बनाता है मतलब गैस में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्वथनांक कम है, और धीरे धीरे वाष्प बनाता है तो फिर टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो क्वथनांक ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल पूछे तो पहला अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट वॉलेटिलिटी, क्वथनांक जो है वाष्पशीलता, वॉलेटाइल नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी की वाष्पशीलता ज़्यादा है मतलब क्वथनांक कम है, और अगर किसी की वाष्पशीलता कम है, वाष्प बना ही नहीं रहा, मतलब फिर तुम गर्म करते करते थक जाओगे, उसका बॉईल होना थोड़ा मुश्किल है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, और एक जनरल हमने पढ़ा है कि भाई क्वथनांक जो है वो अणुभार के समानुपाती होता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमने बहुत ही बार पढ़ा है, 25 बार पढ़ा होगा कि भारी होगा तो फिर गैस बनाना मुश्किल है ना। क्वथनांक क्या है, द्रव से गैस में कन्वर्ट करो, तो आप अगर भारी लिक्विड लाओगे तो फिर गैस बनाना मुश्किल है, गैस तो हल्की होती, और अणुभार कम है तो गैस बनाना ईजी है ना। तो अणुभार कम है तो क्वथनांक कम है, और अणुभार ज़्यादा है तो क्वथनांक ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही गर्म करना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई। ठीक है, तो होना तो क्या चाहिए था, तो हमने कहा कि भाई अभी जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाएंगे तो भार तो बढ़ेगा ना, नाइट्रोजन से भारी फास्फोरस, भाई ये तो H3 ऐसे तो कुछ भी नहीं डिसाइड होगा, तो N से भारी P, उससे भारी AS, फिर AS SB, फिर BI। लेकिन तुम एक बात भूल गए कि अमोनिया में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो बच्चे अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंद है ना। तो आपको बताना है क्वथनांक का क्रम। तो पहले आप अपने मन की बात लिखो कि देखो, पहले तो जो गलती आ रही है उसको पकड़ो। अमोनिया में नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण, अमोनिया में नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण NH बंध
ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय मतलब समझ गए, तुम्हारा नाइट्रोजन तो हो गया नेगेटिव, है ना, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव। ऐसे लिखना नहीं है, बस बताना उसको। NH बंध ध्रुवीय होता है, अतः अमोनिया में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे अब हाइड्रोजन बॉन्ड है तो फिर इतना जल्दी अगर अमोनिया द्रव अवस्था में है तो फिर उसको उबालना मुश्किल है, ठीक है। तो जिससे इसका क्वथनांक अन्य हाइड्राइड की तुलना में उच्च होता है, ठीक है। तो अभी मेरे पास डेटा बेस्ड तो आंसर नहीं है, फैक्ट बेस्ड पे है, तो हम कहेंगे ठीक है, अन्य हाइड्राइड की तुलना में उच्च होता है, ठीक है। तो पहले तो तुमसे पूछे, ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है, क्वथनांक का क्रम पूछ रहा है कि आपसे किसका क्रम पूछ रहा है, क्वथनांक का क्रम पूछ रहा है, या फिर आपसे किसका क्रम पूछ रहा है, वाष्पशीलता, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें दोनों में रिलेशन दिया है तो थोड़ा वो ध्यान रखना, ठीक है। अब डेटा के हिसाब से तो भाई बिस्मथीन आपको वो बुक में 290 केल्विन दे रखा है, फिर स्टिबिन 254, फिर 210 185, और एबनॉर्मली अमोनिया जो है वो ज्यादा तो दिया है, ठीक है। तो डेटा बेस्ड अगर हम आंसर ना भी लिखे, ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूँ क्वथनांक का क्रम बता दो, क्वथनांक का क्रम बता दो, तो सबसे भारी कौन है, तो हम कहेंगे भाई सबसे भारी तो है बिस्मथीन, फिर कौन है तो भाई स्टिबिन, फिर कौन है तो आर्सेन, और फिर कौन है तो फॉस्फेट। आप तो ये लिखो, ठीक है। अब है तो ये, फिर तुम्हें लगेगा अमोनिया से पीछे आना चाहिए, तो मैं कहूँगी पीछे क्यों आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आगे आना चाहिए। अब कितना आगे आना चाहिए तो वो तो मैं डेटा से डिसाइड करूंगी ना, ठीक है। तो डेटा कह रहा है कि ठीक है ये दोनों का तो ज्यादा है, इसका 290 केल्विन है, इसका 254 केल्विन है, और बुक में अमोनिया का आंसर जो है वो 238 केल्विन है, ठीक है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं डेटा बेस्ड, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से क्वेश्चन ना उलझाऊ होते हैं, आपको परेशान करते हैं, है ना। तो देखो अगर BiH3 है और तो लेगा मुझे कोई डेटा तो याद रहेगा नहीं, तो बिल्कुल जो चीज़ मुझे याद नहीं रह सकती तुमसे याद रखने की उम्मीद ही नहीं कर सकती, है ना। एक एक का थोड़ा ना, लाखों कंपाउंड, एक एक का कोई बॉइलिंग पॉइंट तो याद रहने से रहा, ठीक है। तो हम उसको डाल ही नहीं करेंगे, देखो बिस्मथीन ज़्यादा है तो ठीक है, अणुभार की वजह से ज़्यादा होना ही था, इसका भी ये कह रहे हैं 254 पॉइंट समथिंग है, चलो। लेकिन इसके बाद ये कह रहे हैं अमोनिया का अब 238 है, तो हमें पता था अमोनिया परेशान तो करेगा, है ना। सिर्फ मैं वजन के चक्कर में अमोनिया को पीछे नहीं रखूंगी, अणुभार के चक्कर में पीछे नहीं रखूंगी कि अणुभार कम है इसलिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि मैं कहूँगी हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आगे तो आना ही था, पर कितना आगे आना था, तो भाई ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको मत लिखो, सिर्फ आप लिखो बॉइलिंग पॉइंट वाटर, ठीक है। अब फंस ही जाओ एग्जाम में तो अमोनिया सबसे आगे ले लेना, NH3 फिर ये, है ना। और कंपटीशन में तो क्या होता है, डेटा बेस्ड आता है ना, तो आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करेगा, तो आप इसको इतना टेंशन लेना मत, है ना। आपको यही ऑर्डर लिखना है, और अमोनिया का उच्च क्या बोलेंगे, अमोनिया के उच्च क्वथनांक का कारण ज़्यादा तो है, ऐसे तो है नहीं, देखो हाईएस्ट तो मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है यहाँ पे भी तो आया, यहाँ पे क्यों आया, पीछे होना चाहिए था, तो उसकी वजह क्या है, तो भाई उसकी वजह है अमोनिया के उच्च क्वथनांक का कारण इसमें उपस्थित अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बॉन्ड के चक्कर में भाई अमोनिया जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है एक्सेप्शनली थोड़ा सा हम क्या मान लेते हैं, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। रीज़न आपको समझ में आ ही गया कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये है आपके पास हाइड्राइड ग्रुप 15 का। अब हाइड्राइड पे एक क्वेश्चन और बनेगा बच्चों, है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या कारण है कि समूह 15 के हाइड्राइड का लुईस क्षारीय सामर्थ्य वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे घटता है।
या आप तो ये बता दो कि भाई NH3 जो है वो ज़्यादा क्षारीय है। तो देखो NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है और PH3 में भी फॉस्फोरस पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो भाई अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो दान किया जा सकता है। तो मैं कहूँगी यहाँ ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स है उनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, और उपस्थित है तो मतलब वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करने चाहिए और आप मना तो नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे हाँ भाई इनको लुईस बेस की तरह व्यवहार करना चाहिए था। तो सबके सब लुईस क्षार है। तो कह रहे ठीक है लुईस क्षार तो है लेकिन अमोनिया बढ़िया क्षार है, PH3 इतना बढ़िया नहीं है और बिस्मुथीन तो भूल ही जाओ, बिल्कुल ही बकवास। तो ऐसा क्या हुआ? तो हम कहेंगे ठीक है भाई इसकी भी हमें वजह ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फिर PH3 पे भी है आर्सीन, स्टबीन और बिस्मुथीन। अब देखो शॉर्ट में लिखे तो नाइट्रोजन से बिस्मुथ की तरफ जा रहे हो तब से आपको कंपैरेटिवली आंसर देना है ना। तो आप क्या बताएंगे? जैसे जैसे समूह 15 के हाइड्राइड में, जैसे जैसे समूह 15 के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे जाते हैं, अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या नजर आया? तो होंगे नाइट्रोजन से बड़ा फॉस्फोरस है, उससे बड़ा आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ तो बहुत ही बड़ा है ना भाई। H3 से तो मैं कर ही गया लूँगी, सबके पास H3, तो जो चीज़ सबके पास है वो तो आपको क्या डिफरेंट बनाएगी। तो डिफरेंट क्या है? तो हम कहेंगे सेंट्रल एटम का साइज। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता है। चलो भाई केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ गया, अब क्या करें? तो बच्चे जैसे जैसे ऊपर से नीचे गए सेंट्रल एटम का साइज बढ़ गया, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल इलेक्ट्रॉन घनत्व, देखो अमोनिया तो छोटा सा था, लोन पेयर है, और बिस्मुथीन बड़ा है, लोन पेयर है। तो एक छोटी सी फैमिली है, 2 ही मेंबर है और उनको 10 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, 2 ही मेंबर को 10 लाख मिले, और बड़ी फैमिली है उसको 10 लाख रुपए मिल गए। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पैसा ज़्यादा कहाँ है? तो कोई छोटी फैमिली मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बड़ी फैमिली में तो क्या बढ़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। 10 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है, लेकिन 2 जनों की फैमिली तो पता चलेगा, है ना। तो सेंट्रल एटम छोटा है, ठीक है, यहाँ मेंबर से काउंट नहीं करना है, सेंट्रल एटम के साइज पे बात होगी। तो हम कहेंगे अतः प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आती है। ठीक है, तो बच्चे पर यूनिट एरिया अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो फिर दान करने की प्रवृत्ति तो वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। होगा तो डोनेट करेंगे ना, डेंसिटी कम है ना। अतः इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा तो लुईस क्षार, आपकी रोनी प्रवृत्ति घट गई, है ना। अतः लुईस क्षारीय सामर्थ्य, तो बच्चे लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, लुईस क्षारीय सामर्थ्य, तो हम कहेंगे घटता है। अब थोड़ा मुश्किल है, तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, लुईस क्षारीय सामर्थ्य घट जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है ग्रुप 15 के केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें ऑक्सीजन, हैलोजन बाकी थे, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजन प्रिपरेशन पे पहुंचेंगे। फिर नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स में अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, चैप्टर थोड़ा लेंदी है, शुरू से कह रही हूँ, बट अच्छा है ना। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा 12th का केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक जिनको बहुत टफ लगती है, इनऑर्गेनिक नहीं याद होती, तो ये चैप्टर कर लो, इनऑर्गेनिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खुल जाए
और बच्चे, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, ये तुम्हारे को बोर्ड में हेल्प करेगा, नीट में भी यही लेक्चर हेल्प करेगा और जेई में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब मिलूंगी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, है ना? कुछ डाउट हो तो पूछ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।